दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी विमान में सफर कर रहे हो और आपका सामना बिल्कुल असामान्य परिस्थितियों में किसी घोषित भूत या प्रेत से हो जाए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? स्पष्ट है कि प्रतिक्रिया भी असामान्य होगी। कुछ ऐसा ही हुआ था ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी के ट्राइस्टार -318 फ्लाइट में तैनात एयर होस्टेस फे मेरी वीदक के साथ। आसमान साफ था। विमान में कुल 180 यात्री थे जो न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के समुद्र तट तक जा रहे थे। यात्रा के बीच में यात्रियों को नाश्ता देने के लिए एयर होस्टेस फे मेरीवीदर अपनी सीट से उठी और फूड स्टोर की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने खाद्य सामग्री को ताज़ा गर्म रखने वाले ओवन की ओर जैसे ही हाथ बढ़ाया, सामने का दृश्य थर्रा देने वाला था। हलक से निकलने वाली चीख ने गले में ही दम तोड़ दिया था। दरअसल ओवन के सामने वाले शीशे के पीछे से एक चेहरा झांक रहा था। विश्वास करना कठिन था, लेकिन उस चेहरे की आंखें भी हिल रही थी, मानो कुछ कहना चाह रही हो। मेरी ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलने पर उसने पाया कि ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि ये उसका भ्रम ही हो, और कांपते हाथों को उसने ओवन से सामान निकालने के लिए आगे बढ़ाया ही था कि फिर वही चेहरा, हाँ वही चेहरा था। इस बार उसने ध्यान से देखा था। ओवन का शीशा मानो टेलीविजन स्क्रीन हो चुका था। इस बार उसके होंठ हिल रहे थे। वो स्पष्ट रूप से कुछ बताना चाह रहा था। मेरी को थोड़ी देर के लिए लगा कि वो किसी और दुनिया में है, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और चेहरे पर आतंक का भाव लिए वो वहां पहुंची जहां फ्लाइट इंजीनियर मोअर बैठा था। पहली बार में मोअर मेरी की बात समझ नहीं पाया। वह मेरी के साथ साथ फूड स्टोर में आया। उस समय भी वो चेहरा वही था, ओवन के शीशे के पीछे। इस बार मोअर और मेरी दोनों ने साफ साफ सुना। वो कह रहा था, सावधान रहो, जेट में आग लगने जा रही है। और इसी के साथ वो चेहरा गायब हो गया। मोअर ने वो चेहरा पहचान लिया था। वो पिछला फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो था, जो एक हवाई दुर्घटना में मारा गया था। उन दोनों को ये बात अब तक समझ आ चुकी थी कि उनको चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो का भूत था। उस वक्त उस फ्लाइट में किसी ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। शायद उस फ्लाइट में बुद्धिजीवियों का जमावड़ा था जिन्हें भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास नहीं था। मगर कुछ ही घंटों बाद मेक्सिको की यात्रा के दौरान उस विमान के इंजन में खराबी आ गई। इंजन के ठीक से काम न करने की वजह से उस विमान को वापस न्यूयॉर्क लेकर आना पड़ा। मरम्मत के बाद परीक्षण के लिए जैसे ही विमान को उड़ाया गया, उसका जेट इंजन हवा में ही बम की तरह फटा। प्रत्यक्षदर्शियों में मोअर और मेरी भी थे, जिनके कान में डॉन रेपो के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। रह रहकर सभी के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न घुमड़ रहा था कि अगर आज भी अतिरिक्त सावधानी न बरती गई होती तो न जाने क्या होता। इस पूरी घटना की डिटेल्स को अमेरिकी उच्चाधिकारियों ने उड़ान सुरक्षा संगठन में दर्ज किया है। इस घटना की जड़ें उस घटना में समाहित हैं जो इतिहास में सबसे असाधारण परमाणुवैज्ञानिक घटनाओं में शुमार है और जिसे लोग द घोस्ट्स ऑफ फ्लाइट 401 या फ्लाइट -401 के भूत नाम से भी जानते हैं। वो शाम थी दिसंबर 29, 1972 की कुल 163 यात्रियों के साथ ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट -401 अपने लॉकहीड L1011 ट्राइस्टार जेट विमान के साथ उड़ान भरने को तैयार थी। फ्लाइट के कप्तान बॉब लॉफ्ट, फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो के अलावा उसमें 10 विमान परिचारिकाएं भी थी। ईस्टर्न एयरलाइंस के फ्लाइट -401 की ये नियमित उड़ान थी जिसे न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरनी थी और मियामी, फ्लोरिडा के मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाना था। 55 वर्षीय फ्लाइट के कप्तान रॉबर्ट अल्विन बॉब लॉफ्ट एक वरिष्ठ एवं कुशल पायलट थे। उन्हें 32 वर्ष और कुल 29,700 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। सहचालक दल में उनके साथ प्रथम अधिकारी 39 वर्षीय एल्बर्ट जॉन स्टॉकस्टिल थे, जिन्हें 5,800 घंटे हवाई यात्रा का अनुभव था। उनके साथ फ्लाइट इंजीनियर 51 वर्षीय डोनाल्ड लुइस डॉन रेपो थे, जिन्हें कुल 15,700 घंटे हवाई उड़ान का अनुभव प्राप्त था। इन सबके साथ चालक दल के सदस्यों में कंपनी की तरफ से एक 47 वर्षीय तकनीकी अधिकारी एंजेलो डोनेरियो भी था, जो एक असाइनमेंट पूरा करके न्यूयॉर्क से मियामी लौट रहा था। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात 9:20 पर फ्लाइट -401 163 यात्रियों और कुल 13 चालक दल के सदस्यों के साथ जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विदा हुई। पूरी यात्रा के दौरान सब कुछ सामान्य था। लगभग 11:30 बजे के आसपास वो जहाज मियामी हवाई अड्डे के ऊपर उड़ रहा था। विमान को हवाई अड्डे पर लैंड कराने के लिए जैसे ही लैंडिंग गियर को नीचे किया गया, स्टॉकस्टिल ने ध्यान दिया कि हरे रंग का इंडिकेटर ऑन होकर प्रकाशित नहीं हुआ, जबकि लैंडिंग गियर को डाउन पोजीशन में लॉक हो जाने के बाद उस हरे रंग के बटन को हर हाल में प्रकाशित हो जाना चाहिए था। हालांकि लैंडिंग गियर को हाथ से भी नीचे किया जा सकता था। विमान चालकों ने दोबारा कोशिश की, लेकिन वो उस कंफर्मेशन लाइट को ऑन कराने में असफल रहे। कप्तान बॉब लॉफ्ट, जो कि रेडियो पर बात कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि वे
विमान को लैंड कराने का प्रयास छोड़ रहे हैं और उसको होल्डिंग पैटर्न पर डाल रहे हैं। कंट्रोलर ने उन्हें विमान को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने और पश्चिम में स्थित दलदलीय भूमि के ऊपर होल्डिंग पैटर्न पर डालने को कहा। इधर फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो को वैमानिकी कक्ष, जो कि विमान की छत के ठीक निचले हिस्से में बना हुआ था, में भेजा गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वाकई में लैंडिंग गियर नीचे हो रहा है या नहीं। विमान के निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच जाने के लगभग 50 सेकंड्स के बाद कप्तान लॉफ्ट ने स्टॉकस्टिल को निर्देश दिया कि विमान ऑटो पायलट की स्थिति में डाल दे। अगले 80 सेकंड्स तक विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट पर उड़ता रहा। उसके बाद अचानक से ये 100 फीट नीचे आ गया। 2 मिनट और बीते विमान उसी ऊंचाई 1900 फीट पर उड़ता रहा। उसके बाद जिस धीमी गति से वो विमान नीचे आना शुरू हुआ है, उसे उस विमान के चालक दल के सदस्य भांप नहीं सके। मौत दबे पांव आगे बढ़ रही थी। अगले 70 सेकंड्स में उस विमान ने अपनी ऊंचाई के 250 फीट और खो दिए, लेकिन इतना काफी था। कम ऊंचाई के लिए निर्धारित वार्निंग बेल को बजने के लिए इंजीनियर रेपो एक बार फिर नीचे बने कक्ष में गया। अगले 50 सेकंड्स में विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट की आधी ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके बाद स्टॉकस्टिल ने विमान को 180 डिग्री पर मोड़ने की कोशिश की तो उसे कुछ विसंगति नजर आई। उस समय के उनके वार्तालाप के कुछ अंश जो ब्लैक बॉक्स बरामद होने के बाद सामने आए वो इस प्रकार थे। स्टॉकस्टिल, हमने विमान की ऊंचाई के लिए कुछ किया था। लॉफ्ट, क्या? स्टॉकस्टिल, हम अभी भी 2000 फीट की ऊंचाई पर हैं, है ना? लॉफ्ट, हे, वहाँ क्या हो रहा है? इसके बाद 10 सेकंड से भी कम समय में वो विमान क्रैश हो गया। मौत के झपटे ने सोचने का भी वक्त नहीं दिया कि कब वो इस दुनिया के पार निकल गए। इस हादसे में 77 लोगों की जानें बच गई, जिनमें 69 यात्री थे और 8 विमान की परिचारिकाएं थी। उस दुर्घटना में विमान के जो हिस्से कलपुर्जे सही सलामत बच गए थे, उन्हें लॉकहीड कंपनी ने नए विमानों में इस्तेमाल कर लिया। नए विमान ट्राइस्टार -318 के फूड स्टोव वाला हिस्सा और वो ओवन जिसके शीशे के पीछे डॉन रेपो का चेहरा मेरी और मोआ को दिखा था, वो पहले उसी दुर्घटनाग्रस्त विमान में ही लगा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ डॉन रेपो का ही भूत दिखाई दिया था, बल्कि अलग अलग घटनाओं में कप्तान बॉब लॉफ्ट की भी प्रेतात्मा दिखती रही है। पहली बार ये प्रेतलीला ईस्टर्न एयरलाइंस के इसी विमान ट्राइस्टार -318 में ही शुरू हुई। समय था 1973 का और विमान में ईस्टर्न एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट भी सफर कर रहे थे। उनके साथ वाली सीट पर ईस्टर्न एयरलाइन की वर्दी पहने जहाज का कप्तान भी बैठा था और वो उनसे बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा जहाज का कप्तान तो उनके साथ बैठकर बातें कर रहा है, फिर पायलट केबिन में विमान कौन उड़ा रहा होगा। ऐसा ध्यान आते ही उन्होंने अपने साथ बैठे कप्तान के चेहरे की ओर ध्यान से देखा और वाइस प्रेसिडेंट के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो उस चेहरे को पहचानते थे। वो बॉब लॉफ्ट था, जिसे मरे हुए लगभग 1 साल हो चुका था। वो भागकर पायलट के केबिन की ओर गए और विमान के कर्मचारियों के साथ जब लौटे तो बॉब लॉफ्ट का भूत गायब हो चुका था। ऐसी ही एक अन्य घटना में नियमित उड़ान से पहले जब फ्लाइट इंजीनियर जांच के लिए ट्राइस्टार -318 में घुसा था तो उसके ठीक सामने डॉन रेपो का भूत पूरी वर्दी में बैठकर कलपुर्जों की जांच कर रहा था। विमान के सारे कलपुर्जे ठीक है, ऐसा कहकर वो तुरंत वहां से गायब भी हो गया। जब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी तो कंपनी ने सत्य का पता लगाने के लिए एक जांच अधिकारी को नियुक्त किया। उस जांच अधिकारी ने स्वयं विमान ट्राइस्टार -318 के मियामी से अटलांटा की यात्रा से पहले डॉन रेपो के भूत को पूरी तन्मयता से पैनल बोर्ड के सामने काम करते हुए पाया। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट -401 के क्रैश होने और उसके बाद होने वाली भुता घटनाओं के ऊपर जॉन जी फुलर ने 1976 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द गोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि तथाकथित घटित होने वाली परमाणुवैज्ञानिक घटनाओं के पीछे का कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के ध्वंसावशेषों को दोबारा से नए विमानों में इस्तेमाल करना था। जिन विमानों में इसके पार्ट्स को लगाया गया है उनमें अभी तक ऐसी घटनाएं होती रही है। ये वीडियो यही तक थी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलना।